नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे 10 बजे की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पंचकुला में होगी भाजपा कार्यकारिणी की बैठक। अमित शाह कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज नई दिल्ली में होगी बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति समेत कई अहम मुद्दों पर होगा मंथन। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली कोर्ट में किया जाएगा पेश। 3 दिन की सीबीआई हिरासत आज हो रही है खत्म। एनटीए ने की यूजीसी नेट सहित 3 परीक्षाओं को नई तारीखों की घोषणा। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में आयोजित होगी यूजीसी नेट परीक्षा। एनसीईटी 10 जुलाई और सीएसआईआर नेट के 25 से 27 जुलाई के बीच होंगे एग्जाम। श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। 4603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के करेगा दर्शन। शिव भक्तों में भारी उत्साह। और खेल की खबरों में T20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। भारत की नजर दूसरी बार खिताब पर कब्जा करने पर होगी, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका पहली बार आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में खेलेगी फाइनल मैच। और चलिए सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा में लगातार बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आज हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह पंचकुला में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह चुनाव प्रभारी विप्लव कुमार देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। और वहीं लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है। बैठक की अध्यक्षता खुद नीतीश कुमार करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को ही दोपहर में वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। पार्टी के सभी केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष समेत लगभग कार्यकारिणी के 100 से ज्यादा सदस्य भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर जेडीयू विचार विमर्श करेगी। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। ऐसी चर्चा है कि राज्यसभा सांसद संजय झा को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर भी बात हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले दिसंबर 2023 में हुई जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और इस बैठक में ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा था। इसके बाद पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर दोबारा बिठाया था। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा। केजरीवाल की 3 दिन की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसमें कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन की रिमांड पर भेजा था। गौरतलब है कि शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतों के बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इससे पहले केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वहीं मानहानि के एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज दिल्ली के मंत्री आतिशी को पेश होने के लिए बुलाया है। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। आतिशी के इन आरोपों को भारतीय जनता पार्टी ने सरासर झूठ बताया था। दिल्ली बीजेपी के नेता और प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। और अगली खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, जहां नक्सलवाद खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार एक्शन प्लान बना रही है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यूनिफाइड कमांड की बैठक ली।
सीएम ने कहा कि सरकार लोगों तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को पहुंचाना चाहती है। सरकार का फोकस नेलानार योजना के जरिए विकास कार्यों पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ साथ दूरसंचार सहित अन्य सुविधाओं को बढ़ाने पर काम किए जाने के भी निर्देश दिया गया है। यूनिफाइड कमांड का बैठक था और सामान्यतः साल में एक बार बैठक होता है और इस बैठक में हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी उपस्थित थे। प्रदेश के सीएस, एसीएस होम, डीजीपी सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। सभी विभाग जो नक्सली पीड़ित क्षेत्र है वहाँ पर जो विकास के काम हो रहे हैं अपना प्रगति रिपोर्ट रखे और उस क्षेत्र में लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित करके और नियत नेलानार योजना का शुरुआत करके लोगों तक सरकार की जो योजना है उसको पहुंचा रहे हैं। और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद तोखन साहू ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बिलासपुर संभाग के रेलवे स्टेशनों में कोविड काल से बंद ट्रेनों के स्टॉपेज को फिर से बहाल करने की मांग की है। और अब अगली खबर गुजरात से, जहां 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। गुजरात पुलिस के महानिदेशक विकास सहाय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि गुजरात पुलिस 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए तैयारी कर रही है। इसी को लेकर केयू बैंड के माध्यम से पूरे पुलिस बल को संबोधित करूंगा। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यूजीसी नेट सहित 3 परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की गई है। इसमें एनसीईटी 2024, ज्वाइंट सीएसआईआर, यूजीसी नेट और यूजीसी नेट परीक्षा शामिल है। यूजीसी नेट परीक्षा की 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी, तो वहीं सीएसआईआर नेट परीक्षा 25 से 27 जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी। हालांकि एनटीए ने इस बार परीक्षा के प्रारूप में बदलाव भी किया है। परीक्षा इस साल ऑनलाइन कराई जाएंगी और ये दोनों परीक्षाएं भारतीय विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान में लेक्चरशिप और रिसर्च फेलोशिप चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल बीती 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा के पेपर लीक के संकेत मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। यूरोप में शैक्षणिक वर्ष 2024-2026 के लिए 75 छात्राओं सहित कुल 146 भारतीय छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय सरकार को जानकारी दी, तो वहीं 137 देशों के कुल 2603 छात्रों को 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए इरास्मस मुंडस ज्वाइंट छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, जिसमें 75 छात्र महिला वर्ग से और 71 छात्र पुरुष वर्ग से हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये छात्र सितंबर में यूरोप में अपने अंतर्राष्ट्रीय डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। चयनित छात्रों को विभिन्न यूरोपीय देशों में न्यूनतम 2 विश्वविद्यालयों में अध्ययन और अनुसंधान करने का अवसर मिलेगा, जिसमें फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, क्वांटम डेटा और विभिन्न STEM और सामाजिक विज्ञान विषयों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त या दोहरी डिग्री अर्जित की जाएगी। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा से शुरू हो चुकी है। पुरुषों, महिलाओं और साधुओं सहित कुल 4603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। आज सुबह दोनों रूटों से पवित्र गुफा के लिए पहलगाम और बालटाल आधार शिविरों से तीर्थयात्रियों ने प्रस्थान किया। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से आए शिव भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं इस यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से यात्री वाहनों पर नजर रखी जा रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई हैं। इन पर 24 घंटे हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे। अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी।
और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। बना सकते हैं बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब मौसम की। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, तो वहीं अगले 2 से 4 दिनों के दौरान मध्य और पूर्वी भारत में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम राजस्थान के कुछ और हिस्सों, पूर्वी राजस्थान के शेष हिस्सों, हरियाणा के कुछ हिस्से, पूरी दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मानसून मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के शेष हिस्सों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों और उत्तराखंड के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ गया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ और हिस्सों में, हरियाणा के शेष हिस्से, पूरे चंडीगढ़ और पंजाब, हिमाचल प्रदेश के शेष हिस्सों में तथा जम्मू में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। और इसके अलावा अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में भी मानसून दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के अलावा पूरे एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, यूपी, बिहार, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। देश के ज्यादातर इलाकों में मानसून अपना असर दिखा रहा है। वहीं बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिली है। और इसी बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने की घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंचरापू ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर हुई घटना बेहद दुखद है। हमने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है। टर्मिनल 1 पूरी तरह से बंद है। सभी उड़ान गतिविधियों को टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर स्थानांतरित कर दिया गया है। जिन लोगों की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं उन्हें या तो रिफंड दिया जा रहा है या फिर वैकल्पिक उड़ान दी जा रही है। Incident which has happened at the Delhi T1 airport, the collapse of roof of one of the terminal buildings. It has been a very tragic incident, and I would like to offer my condolences to the family which has lost one life, and also some of them were injured in the incident, and they were immediately taken to the hospital. They were given proper care, and we are taking full care of them so that all the medical facilities that they need are provided. And other than that, we have taken control of the situation. So T1 was totally evacuated, closed for the time being, and all the flight movement has been shifted to T2 and T3. And our initial thought process was that we will take care of all the passengers who were distressed at the time. So whoever's flights got cancelled, they are being given a full refund, and also alternate travel if that is the choice that they provide. वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई, जहां भीषण बारिश के चलते निर्माणाधीन एक मकान की दीवार अचानक गिर गई। इसके नीचे 8 बच्चे दब गए। इनमें से 3 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। बाकी बच्चों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब बात दिल्ली की, जहां दिल्ली के वसंत विहार में भारी बारिश के चलते निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूरों में से 2 का शव बरामद कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने शवों को बाहर निकाला है। अन्य एक मजदूर के लिए तलाशी एवं बचाव अभियान जारी है। दरअसल बीते कल वसंत विहार इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में 3 मजदूरों के गिरने की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर पहुंची। रात से ही बचाव काम जारी है। और आगे बढ़ते हुए बात असम की, जहां बाढ़ का कहर जारी है। राज्य में भारी बारिश से परेशानी और बढ़ गई है। 5 जिलों के 383 गांवों में 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं।
कल असम के बारपेटा जिले में एक और मौत की सूचना मिली है, जिससे इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या 32 हो चुकी है। बाढ़ से कछार जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है और यहाँ अभी भी 74,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। अकेले कछार जिले में 129 राहत शिविरों में 14,000 से ज्यादा लोग शरण ले रहे हैं। एसडीएमए के अनुसार कामरूप और डिब्रूगढ़ बाढ़ में से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, तो वहीं जमा हुए पानी को निकालने के लिए प्रशासन द्वारा अलग अलग स्तर पर काम किए जा रहे हैं। आईएमडी ने अगले 5 दिनों के लिए उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर मध्यम से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में आज अत्यधिक भारी वर्षा होने की भी संभावना है। और वहीं अयोध्या के नवनिर्मित राम पथ पर प्री मानसून बारिश के दौरान सड़क धंसने के मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। योगी सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है, साथ ही जांच के आदेश भी दिए हैं। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल समेत 3 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। अयोध्या में पहली बारिश के बाद राम पथ पर जगह जगह गड्ढे बन गए थे। अधिकारियों की तरफ से इसके लिए बारिश को जिम्मेदार ठहराया गया। फिलहाल राम पथ के धंसने की असल वजह भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इन हिस्सों में बहुत तेजी से काम किया गया। ऐसे में खुदाई के बाद मिट्टी की परतों के दबने की प्राकृतिक प्रक्रिया के लिए बहुत कम समय मिला, जिसके चलते भारी बारिश होने के कारण सड़क धंस गई। फिलहाल जल निगम ने सभी गड्ढों को भरवा दिया है। पीडब्ल्यूडी के सहयोग से मार्ग पर बने सीवर चैम्बरों की निगरानी भी की जा रही है। वहीं बीएसएफ ने अमृतसर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों से 5 किलो 570 ग्राम हीरोइन की खेप बरामद की है। नशीला पदार्थ पीले रंग के चिपकने वाले टेप में लिपटा हुआ था। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि बीएसएफ की खुफिया विंग ने सीमा क्षेत्र में हीरोइन की खेप की मौजूदगी के बारे में जानकारी साझा की। सूचना पर तेजी से कार्रवाई करते हुए व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और महिलाओं पर हुई हिंसा की जांच के लिए भाजपा द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने कहा है कि बंगाल के इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर, महिला के ऊपर, बच्ची के ऊपर, SC/ST समाज के ऊपर अत्याचार करना बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फैशन बन चुका है। डीडी न्यूज संवाददाता ऋषि कुमार ने बिप्लब देब से खास बातचीत की और क्या कुछ कहना है बिप्लब देब का, आपको सुनवाते हैं। बंगाल को लेकर अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की जो टीम गई थी, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को सौंपी गई है। सर, इस रिपोर्ट में क्या है और किस तरीके के सुझाव आपने दिए हैं? देखिए, इस रिपोर्ट में बंगाल के इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद विशेष करके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के ऊपर, महिला के ऊपर, बच्ची के ऊपर, SC/ST के समाज के ऊपर अत्याचार करना, ये ममता बनर्जी का फैशन बन चुका है। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है और उस हद तक जा चुका है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद महिला को रेप करता है, उसका FIR दर्ज नहीं होता, उसको उल्टा धमकाया जाता है। ये इससे लज्जास्कर कुछ नहीं होता। संदेशखाली से लेके, कुचबिहार से लेके, डायमंड हार्बर से लेके, जयनगर से लेके सभी रिपोर्ट हमने विद डॉक्यूमेंट्स के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने अभी समर्पित किया है और हम लोगों ने इसमें कुछ सजेशन भी दिया है। जो इसमें हमारे पास रास्ता वही होता है जो हम हाई कोर्ट के माध्यम से इसको मूव कर सकते हैं। हम महिला कमीशन के माध्यम से, हम ह्यूमन राइट्स कमीशन के माध्यम से और होम मिनिस्ट्रीज के, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के माध्यम से, क्योंकि उनके पुलिसी व्यवस्था जो है वो टोटल ही ममता जी का पार्टी बन चुका है। ये मसला अभी उठाया जा सकता है, तो आप लोगों की क्या कोई रणनीति है संसद में इसे उठाने? बिल्कुल उठाएंगे, संसद में उठाएंगे, इस विषय को उठाएंगे, क्योंकि जो लोग संविधान लेके घूमते हैं उन्हीं के तो पार्टनर हैं। संविधान लेके घूमने वाले लोगों को मैं कहता हूँ, जाओ ना बंगाल में जाके, मैं हम तो नाम बाई नेम बोल रहा हूँ, वहाँ जाओ, जाके संविधान लेके जाओ। संविधान बचाना हो तो पहले जाओ यहाँ पार्लियामेंट में दिखा के, यहाँ तो पार्लियामेंट खुद ही भाई संविधान है। यहाँ संविधान में क्या दिखाओगे? बिप्लब देब को संविधान क्या सिखाओगे? सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
ये सब चुने हुए व्यक्ति, इनको संविधान पता नहीं है किसी भी पार्टी का हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विप्लव देव से, जिनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, खासतौर से महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं, उससे संबंधित एक विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में तमाम वो सुझाव दिए गए हैं जिससे कि उन लोगों को न्याय मिल सके। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आप खेलों से जुड़ी खबरों की, जहां ICC T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन बनेगा, इस बात का फैसला आज हो जाएगा। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम बारबाडोस के मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ खिताबी जंग के लिए उतरेंगी। और बड़ी बात यह है कि दोनों ही टीमें अब तक की प्रतियोगिता में अजय रही हैं और ऐसे में फाइनल की लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो चली है। जीत के लिए बेताब और दमदार अंदाज के साथ रोहित शर्मा एंड कंपनी का विजय रथ अब फाइनल पड़ाव पर है, जहां सामने दक्षिण अफ्रीका है। टीम इंडिया ने अब तक तकनीकी रूप से, रणनीति की समझ से और टीम यूनिट के तौर पर खुद को परफेक्ट रखा है, लेकिन अब इन तीनों बातों का निचोड़ फाइनल में ट्रॉफी उठाकर ही पूरा होगा, जिसके लिए भारतीय टीम को बारबाडोस के मैदान पर एक बार फिर गेंद और बल्ले दोनों से बरसना होगा। बारबाडोस के पिच की बात करें तो यहाँ की पिच शुरुआत में पेसर्स और बीच में स्पिनर्स के मुफीद रहेगी। ऐसे में भारतीय गेंदबाजी को जहां जसप्रीत बुमराह की पेस से तो वहीं कुलदीप और अक्षर पटेल की फिरकी से एक बार फिर से दमदार आस रहेगी। बल्लेबाजी की बात की जाए तो हिटमैन सुपर हिट फॉर्म में आ चुके हैं। ऐसे में एक और शानदार पारी टीम को खिताब दिला सकती है। उम्मीद कोहली के विराट फॉर्म में लौटने की रहेगी। वहीं मध्य क्रम में सूर्या, पंत और हार्दिक की तिकड़ी का कमाल टीम इंडिया के लिए धमाल मचाता रहेगा। उधर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो टीम ने ग्रुप चरण में अपने सभी मैच जीते थे। इसके बाद सुपर 8 में भी टीम ने अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में टीम ने अफगानिस्तान को हराया। टीम जीत की इसी लय को अब बरकरार रखना चाहेगी। प्लेइंग 11 में दक्षिण अफ्रीका कोई बदलाव करे ऐसा दिखता नहीं। क्विंटन डिकॉक बल्ले से रन निकालने में कामयाब रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में कागिसो रबाडा और तबरेज शम्सी जैसे नाम हैं, जिनसे इस टीम को खासी उम्मीद रहेगी। T20 विश्व कप में दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 4 बार भारत ने बाजी मारी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के हाथ 2 बार बाजी लगी है। जाहिर तौर पर एक टीम ऐसी है जो पहली बार विश्व चैंपियन बनने का सपना देख रही है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो दोबारा क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट की बादशाहत को पाना चाहती है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, बारबाडोस। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज ICC T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं भारतीय टीम के अब तक के सफर पर कि आखिरकार टीम ने फाइनल तक पहुंचने की कड़ी में किन किन टीमों को हराया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। T20 विश्व कप का महासंग्राम अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है, जहां 20 टीमों के संघर्ष के बाद फाइनल 2 टीमें भारत और दक्षिण अफ्रीका सामने हैं। वैसे देखा जाए तो ये दोनों टीमें इस पूरे विश्व कप अभियान में अजय रही हैं। भारतीय टीम की बात करें तो टीम ने ग्रुप दौर में इस विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले से की, जहां टीम ने आयरिश टीम को 8 विकेट से शिकस्त दी। इसके बाद भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हुआ, जहां भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। जीत का रथ आगे बढ़ा और टीम इंडिया ने अपने तीसरे मुकाबले में अमेरिका की टीम को 7 विकेट से शिकस्त दी। ग्रुप दौर का आखिरी मुकाबला कनाडा से था, लेकिन बारिश के चलते ये मैच रद्द हो गया। टीम इंडिया का सुपर 8 सफर। भारतीय टीम के सुपर 8 के सफर पर गौर करें तो यहाँ टीम ने पहले मैच में अफगानिस्तान को 47 रन से हराया। सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में भारत का सामना बांग्लादेश से हुआ। यहाँ टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दी।
इसके बाद भारतीय टीम ने सुपर 8 के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में टीम इंडिया। सेमीफाइनल में आकर भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त दी और इस मुकाबले की बड़ी बात ये रही कि इस मैच में रोहित की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों ही लाजवाब रही। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो आज होने वाले शाम को इस मैच पर हम सभी की निगाहें जो है वो लगातार टिकी हुई हैं और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।